नमस्ते बच्चों, आज हम छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। पारिवारिक स्थितियां अनुकूल नहीं थी, अतः 8वीं कक्षा से आगे वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन लगन ऐसी थी कि घर पर ही स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में से आंसू, लहर, कामायनी, झरना आदि प्रमुख है। कामायनी रचना को सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है, जिस पर उन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। इनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। नाट्य साहित्य में प्रसाद जी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के काव्य में भारतीय संस्कृति की शक्ति, समृद्धि और औदात्य का बड़ा ही ओजपूर्ण चित्र देखने को मिलता है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, चाहे वो त्याग, दया, बलिदान हो, चाहे विश्वास हो, समर्पण हो, सभी अपने मूल रूप में आते हैं और अंततः इन्हीं मानवीय मूल्यों की विजय इनके काव्य में दिखाई गई है। जयशंकर प्रसाद ने नारी के श्रद्धा समन्वित गौरवशाली रूप का वर्णन किया है। नारी को उन्होंने पुरुष की प्रेरक शक्ति माना है, जो पुरुष को सद्मार्ग की ओर लेके जाती है। प्रसाद जी के काव्य में नारी सौंदर्य, भाव सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। सौंदर्य से तात्पर्य प्रसाद जी का मानना है कि सच्चा सौंदर्य वही है जो निराशा में आशा का संचार करे, जिसमें वासना नहीं है, सात्विकता है, निर्मलता है, पवित्रता है। प्रसाद जी अपने काव्य कामायनी में प्रवृत्ति मार्ग का संदेश भी देते हैं। उनका मानना था कि देश को आजाद कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवकों को अकर्मण्यता छोड़ करके प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को भी तत्पर रहना चाहिए। प्रसाद जी के काव्य में एक ओर लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली है, तो दूसरी ओर रहस्यात्मकता के द्वारा उनके काव्य में एक आभासी बिंब भी सामने प्रस्तुत होता है। यहाँ हम प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता पढ़ने जाएंगे। इस आत्मकथ्य कविता के बारे में कुछ जानकारी आवश्यक है। सन 1932 में प्रेमचंद अपनी हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकालने वाले थे। इस हेतु जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने जयशंकर प्रसाद से आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिख करके भेजिए। प्रसाद जी पहले तो टालते रहे, लेकिन जब दबाव ज्यादा बढ़ता रहा तो वो कहने लगे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतना महान हो, इतना रोचक हो कि लोग वाह वाह करें। मेरा जीवन सरल सहज है, उसमें सादगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए मैं आत्मकथा लिखूं, जिससे लोग प्रेरणा लें। यहाँ इस कविता में प्रसाद जी का वही दृष्टिकोण सामने आया है। इस कविता के माध्यम से उनके जीवन की सादगी, उनके यथार्थ, उनका अभावों से जूझना एक ओर सामने आता है, तो दूसरी ओर उनकी विनम्रता और उनके सरल स्वभाव का भी पता चलता है। तो शुरू करते हैं प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। प्रसाद जी कह रहे हैं कि मन रूपी भौरा, मधुप यानी भौरा, मन रूपी भौरा गुनगुना करके, गुंजन करके अपनी कहानी कहना चाहता है। अपने जीवन की मधुर वेदना, कहानी से तात्पर्य अपने जीवन की मधुर वेदना कहना चाहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी।
यहाँ जीवन की सच्चाई, शाश्वतता को बताया है। जीवन नश्वर है। कैसे कि जो पत्तियां कभी घनी हुआ करती थी, हरी भरी हुआ करती थी, वो भी मुरझा करके गिर रही हैं। इसी तरह से प्रसाद जी को लगता है कि उनके जीवन के सपने भी पत्तियों की तरह सूख करके नीचे गिर गए, टूट गए। उनकी इच्छाएं, उनके सपने पूर्ण नहीं हो पाए। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा कहूँ, लेकिन क्या उसे लोग समझ पाएंगे? क्या उसका सही उद्देश्य पूरा हो पाएगा? क्योंकि इस गंभीर से तात्पर्य इस आकाश में, अनंत नीलिमा में, अनंत अंतहीन विस्तार में, इस आकाश के अंतहीन विस्तार में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य महापुरुषों की, साहित्यकारों की जीवनी, उनका जीवन इतिहास, उनकी आत्मकथाएं, यहाँ सभी आ गया जीवन इतिहास में। आत्मकथाएं, जीवनी, जीवन इतिहास सभी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। बहुत से लोगों ने, बहुत से साहित्यकारों ने अपने जीवन के बारे में लिखा, आत्मकथाएं लिखी, कईयों ने जीवनी लिखी, लेकिन सच बात यही है कि उनका वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाया, बल्कि किसी ने उन पर व्यंग कसा, किसी ने उनकी हंसी उड़ाई और अपनी हंसी के द्वारा, अपने छींटे, अपने ताने मारने की आदत के द्वारा उसे, उनकी आत्मकथा को, उनकी जीवनी को मलिन ही किया। तो यहाँ देखिए प्रसाद जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अपनी एक निजता होती है, उस निजता का सम्मान करना चाहिए। अपने जीवन को सबके सामने खोल कर रख देंगे तो कोई उसका व्यंग करेगा, कोई उसका उपहास उड़ाएगा। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। हे मित्रों, फिर भी तुम मुझसे आग्रह करते हो कि मैं अपने जीवन की जो आप बीती है, जो दुर्बलताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको सबके सामने कह डालूं, जबकि कहने के बाद सभी उपहास करेंगे या व्यंग करेंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। हाँ, जो मेरे सच्चे मित्र हैं वो सुनकर के सुख पाएंगे, क्योंकि मेरे जीवन की जो गागर है, जो मटकी है, जो गागर है, वह रीति है, खाली है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सनसनीखेज हो, जो रोचक हो, महान हो, जिसे सुनकर लोगों को कुछ मिर्च मसाला मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जान करके तुम्हें सुख मिलेगा, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। यहाँ तक पढ़ेंगे हम। किंतु मित्रों, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। मेरे जीवन की इस गागर को खाली करने वाले तुम अपने आप को समझो। यानी मेरे दुखों का कारण तुम अपने आप को मत समझना। यहाँ इसको समझना कि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमने आग्रह किया और उस आग्रह के बाद मैं कुछ लिख रहा हूँ और मेरे जो मन की व्यथा बाहर आ रही है, तो इसको पढ़ करके तुम मेरे दुखों का कारण अपने आप को मत समझना। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह है विडम्बना। यहाँ फिर ये बात कही है, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी मेरी आत्मकथा के द्वारा अपने साहित्य को पूरा करने वाले, अपनी साहित्य संपदा को बढ़ाने वाले उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जीवन खाली है, बिल्कुल खाली गागर के समान है। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि अरे सरलते, कि अरे मेरे जीवन की सरलता, सादगी, कि मैं तेरी ही हंसी उड़ाऊं। जिस जीवन को मैंने बड़ी ही सरलता के साथ जिया, सादगी के साथ जिया, जिसमें मैंने कभी दिखावा नहीं किया, आज मैं सबके सामने उसका बखान करके उसकी हंसी उड़ाऊं, उस सरलता की, उस सादगी की। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अपने आत्मकथा में क्या लिखूं? अपने जीवन की भूलें, उन गलतियों को जो मैंने की, या फिर और लोगों ने
दूसरे लोगों ने मेरे जीवन के साथ जो छल कपट किए, प्रवंचना यानी छल कपट, जो धोखा मेरे साथ हुआ, उस धोखे को, उस प्रवंचना को मैं यहाँ पर वर्णन करूं? अरे खिलखिला कर हंसने उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। यहाँ पर अपने आत्मकथ्य में बिल्कुल दूसरा पहलू आ गया है। इससे पहले तक प्रसाद जी को अपने जो मित्रों के आग्रह करने के कारण ये कविता लिखनी पड़ रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस आत्मकथा में और क्या लिखूं, अपने जीवन की भूलें लिखूं या फिर दूसरे लोगों ने मेरे साथ जो प्रवंचना की है, छल कपट किया है, उसको लिखूं तो वो ठीक नहीं होगा। तो इस जीवन में मैं क्या लिखूं? और फिर दूसरा पहलू है एक अधूरी सी प्रेम कहानी, जिसका यहाँ पर प्रसाद जी ने वर्णन किया है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उन मधुर चांदनी रातों के बारे में कैसे मैं अपनी इस आत्मकथ्य कविता में लिखूं, क्योंकि मेरा प्रेम कैसा था? उज्ज्वल था, पवित्र था, उसमें वासना नहीं थी, उसमें निर्मलता थी। तो कैसे अपने प्रेम की उज्ज्वल गाथा मैं यहाँ सबको सुनाऊं? अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। और कैसे जब मैं और मेरी प्रियतमा सारी चिंता और फिक्रों को भूल करके, जिंदगी की समस्याओं को भूल करके खिलखिलाकर हंसते थे, बातें किया करते थे, उन बातों का मर्म कोई सच्चे मन से समझ पाएगा? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अब प्रसाद जी का दुख यहाँ यथा यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। वो कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि वह सुख, अपने प्रेम की सफलता मुझे कहाँ मिल पाई। वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर, जिसका मैं सपने देखा करता था, जिस प्रेम के सफल होने की, और बस केवल वो सपने ही रह गए और मेरी नींद खुल गई। वह सुख मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि सामाजिक स्वीकृति के बिना हमारा प्रेम बिखर गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे स्वप्न में मैं अपनी प्रियतमा से मिलना चाह रहा था, मिलने के लिए उसके गले लगने ही वाला था, और जैसे ही गले लगने वाला था कि नींद खुल गई। ऐसे ही मेरे जीवन में जो मेरा प्रेम था वो मुझे प्राप्त होते होते रह गया, उसे समाज की स्वीकृति नहीं मिल पाई। तो इस प्रेम के बारे में भी मैं आप लोगों को क्या बताऊं? क्या आप लोग उसकी गंभीरता को, उसकी पवित्रता को समझ पाओगे? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। यहाँ पर अपनी प्रियतमा की सुंदरता का बखान किया है कि जिसकी अरुण कपोलों की, जिसके गालों की लालिमा से, जिसके गालों की लालिमा की मतवाली सुंदर छाया में, मनमोहक सुंदर छवि में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। मानो उस माया जाल में, उस जादू में उषा भी, प्रेममयी उषा, अपना सुहाग पाती थी। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि उस प्रियतमा के गाल इतने सुंदर थे, इतने लालिमा लिए हुए थे कि प्रातःकालीन उषा भी मानो उससे ईर्ष्या करती थी। तो यहाँ पर अनुरागनी उषा, प्रेममयी उषा, प्रेममयी क्योंकि वह भी उस प्रियतमा से प्रेम कर रही है, तो वो उषा मानो अपना सुहाग पाती थी। यहाँ पर सुहाग का चिन्ह भी लालिमा वाला होता है, इसलिए आया है कि अपना सुहाग मानो उस प्रियतमा के गालों से लिया करती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब यहाँ पर जो असफल प्रेम है उसकी व्यथा सामने आई है, उसकी स्मृति पाथे बनी है। आज उसी प्रियतमा की, उसी प्रेम की जो यादें हैं, मधुर स्मृतियां हैं, वही मेरे जीवन का पाथे यानी संबल बनी हुई है, सहारा बनी हुई है। इस पथिक की पंथा की, इस पथिक के राह की, इस पथिक के राह में उस
असफल प्रेम की जो स्मृति हैं, यादें हैं जो अपनी प्रियतमा से जुड़ी हुई हैं, वही एकमात्र संबल बनी हुई हैं, सहारा बनी हुई हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। हाँ, क्यों आप लोग मुझसे जिद कर रहे हो, क्यों आग्रह कर रहे हो और मेरी कंथा की, कंथा यानी गुदड़ी, तो मेरी गुदड़ी की सीवन को अगर तुम उधेड़ कर देखोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके लोगों को आनंद आए, लोग वाहवाही करें। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, मेरा जीवन छोटा सा है। देखिए, यहाँ जैसे उनको आभास हो गया था, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाकई बहुत ही उम्र जो थी वो बहुत कम थी। एक सीमित समय में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, मेरा जीवन तो बड़ा ही छोटा है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी बड़ी बड़ी कथाएं बना करके जिसे शब्द चातुर्य के द्वारा मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं, जिसे क्लिष्ट बना दूं, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं? हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं और लोगों की बातें सुनता रहूं, और लोगों के जीवन के बारे में सुनता रहूं और चुप रहूं, यानी सुनना ज़्यादा और कहना कम हो। सार्थक कहने में ही भलाई है, सार्थकता है। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब यहाँ फिर प्रसाद जी कह रहे हैं अपने मित्रों से कि मैं अगर अपनी आत्मकथा कहूँ भी तो तुम सुनकर के क्या करोगे, क्योंकि मेरी आत्मकथा भोली भाली है, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रपंच नहीं है, किसी भी तरह का दिखावा नहीं है, बड़प्पन नहीं है। तो मेरी सीधी सरल जो आत्मकथा है उसको सुनकर क्या करोगे, और अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी जो मेरी व्यथा है वो मौन रूप धारण करके, व्यथा क्या है, असफल प्रेम की। सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अनेक परेशानियां, अनेक संघर्षों का सामना प्रसाद जी को करना पड़ा। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाए, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। तो अपने अभाव, अपने असफल प्रेम, अपने संघर्षों को याद करके प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरी जो व्यथा है वो मौन है और थक करके सो रही है, तो उसे जगाने का अभी समय भी नहीं है। धन्यवाद।